जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो लेक्चर रहेगा अपना ये एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन पर है। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इस कंसेप्ट पर अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं हमारे लैब कोर्स में हैं और कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसमें इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस का यूज किया जाता है। जैसे कि वन ऑफ द कॉमन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन इज फॉर सोनोमीटर। यू माइट रिमेम्बर दैट कि हमने लैब कोर्स में इसको 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए परफॉर्म किया था, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट। वैसे ही आज हमको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट के बारे में। कंडीशंस, डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा, कंडीशंस देखेंगे हम क्या है और उससे फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं इस पर हम बात करेंगे। वेल, आप सभी को पता होगा कि जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते हैं तो वो स्ट्रिंग अलग-अलग मोड्स में, अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट हो सकती है और उसके डिस्क्रिप्शंस हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है दैट वी कॉल एज फंडामेंटल, द नेक्स्ट इमीडिएट हायर which is possible will be called as the first overtone and the sequence of these multiple integral multiple values जो मिलती जाएंगी उसे हम सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन कहेंगे। और ये सारी कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमें मिलेगा including the fundamental frequencies and all the possible overtones whether they are all the possible higher frequencies whether they're possible or not, इन सब का अगर हम एक कलेक्शन बना दें तो हम इसे कॉल करते हैं हार्मोनिक्स। तो एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को पेस्ट किया है। जैसे एक सिंगल लूप अगर बनता है जैसे ये तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाती है। उसी स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस में अगर 2 लूप बनते हुए नजर आते हैं तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, इनफैक्ट सेकंड हार्मोनिक्स। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड हार्मोनिक्स फॉर 3 लूप्स, फोर्थ हार्मोनिक्स फॉर 4 लूप्स एंड सो ऑन। अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये हम परफॉर्म करते हैं एक स्पेशली डिजाइंड सेटअप पर जिसे हम कॉल करते हैं मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। यू मे ऑब्जर्व इट हियर। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर होगा। अब ये वाइब्रेटर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों तरीके का हो सकता है, मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क भी हम वहां पे लगा सकते हैं या एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम वो भी हम वहां पे लगा सकते हैं। और इससे बेसिकली एक स्ट्रिंग अटैच करते हैं हम लोग और ये स्ट्रिंग हम पास करते हैं पुली से और नीचे कुछ वेट लगाते हैं। अब यहाँ पे जितना भी वेट हमने लगाया है दैट विल गिव अस टेंशन इन द वायर या टेंशन इन द स्ट्रिंग। और यहाँ जो वाइब्रेशंस हम क्रिएट करा रहे हैं इसके जरिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डेवलप कर सकते हैं। फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो लूप्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे और कम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे अगर हम वाइब्रेशन कराने की कोशिश करते हैं तो नंबर ऑफ लूप्स भी उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज होते जाएंगे। ऑब्वियस बात है हम एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त क्या कर सकते हैं कि इसकी लेंथ, टेंशन, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज, इन चीजों में एक इंटर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी का, जनरलाइज्ड, वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं n the fundamental frequency is equal to 1/2L under root में T divided by mu is mass per unit length। अब डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे कितने लूप्स बन रहे हैं हम ये रिकॉग्निशन दे सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर का ओवरटोन आ गया है या कितने नंबर का हार्मोनिक्स आया है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन चेंज करता हूं तो मैं लूप्स को अल्टर कर सकता हूँ, लूप्स को चेंज कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं उस मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। तो ऐसा ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ओके, वेल, इस एक्सपेरिमेंट को 2 अप्रोच में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट आज का लेक्चर का ये समझना नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कैसे परफॉर्म होगा, बल्कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि इसकी कंडीशंस हम लोग समझ लें और इससे रिलेटेड जो फॉर्मुलीज हैं जिसके जरिए हमें न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने हैं वो हमें समझना है।
तो एज अ सेड इस एक्सपेरिमेंट को हम दो प्रोस्पेक्टिव या दो अप्रोच में परफॉर्म कर सकते हैं। एक जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। जैसे इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है एक ट्यूनिंग फॉर्क दिखाई है और ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली होल्ड किया है। अब जारी बात है, अगर मैं किसी सोर्स से इसके प्रोंग्स को वाइब्रेट कराऊंगा तो इसके प्रोंग्स में वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और जो वेव का प्रोपोगेशन होगा ना वो ऐसे आगे और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पीछे। तो वाइब्रेशन को चेक करिए, सोर्स के वाइब्रेशन को चेक करिए और वेव के प्रोपोगेशन को चेक करिए। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट इज व्हाई दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर पोजीशन। अब ये इस बात है, फिर यहाँ पे हम पुली से वेट लगाएंगे, पेन वगैरह जो भी जितना वेट हमने यहाँ पे अटैच किया है उससे यहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट की कंडीशन ये है कि इफ वी से कि फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन है और वायर की अपनी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी एन है, वो किसी भी मोड में वाइब्रेट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट डज नॉट मैटर, जो भी फ्रीक्वेंसी वायर की है, स्ट्रिंग की जो भी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एन, और वायर ट्यूनिंग फॉर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एन, परपेंडिकुलर पोजीशन में वो इक्वल हो जाते हैं। मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर, ये कंडीशन अच्छे से याद रखिए। परपेंडिकुलर पोजीशन में फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल होती है एंड द फॉर्मूला गोज p डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट में t बाय म्यू, वेयर ये जो p फैक्टर होता है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ लूप्स होता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि प्रोंग्स जैसे वाइब्रेट करा रहे हैं और वेव जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर प्रोपोगेशन कर रही है, वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इस पोजीशन को परपेंडिकुलर कॉल करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। नाउ सेकेंडली इसी एक्सपेरिमेंट को एक और अप्रोच में परफॉर्म किया जा सकता है जिसे हम कॉल करते हैं पैरेलल पोजीशन। डू रिमेंबर दीज कंडीशंस वेरी केयरफुली। पैरेलल कंडीशन में होता क्या है कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क कैसे लगाया है, लाइक दिस ये। अब देख बेटा, अगर हम इसके प्रोंग्स को वाइब्रेशन दे दें तो ये प्रोंग्स ऐसे वाइब्रेट करेगा हॉरिजॉन्टली, और वेव का प्रोपोगेशन भी तकरीबन वैसी ही डायरेक्शन में हो रहा है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद वेव वापस वैसे ही आएगी। तो वेव की प्रोपोगेशन डायरेक्शन और प्रोंग्स की वाइब्रेटिंग डायरेक्शंस ये आपस में कैसी नजर आ रही है हमें? यस, Parallel. that's why this particular position will be called as what? Parallel position. Okay. अब पैरेलल पोजीशन में क्राइटेरिया देखो कैसा है कि अगर सोर्स की यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन है और वायर की अपनी खुद की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल एन है, तो सिचुएशन ये होती है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही है, तो इस पोजीशन में सिचुएशन ये क्रिएट होगी कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 100 है तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। परपेंडिकुलर पोजीशन में ऐसे नहीं था, परपेंडिकुलर पोजीशन में फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम थी। अब बेटा सोचो, अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू को पुटअप किया तो n की वैल्यू तो वही है सिंपल 1/2l या p/2l अंडर रूट में t बाई म्यू। तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है और n which is now equal to 2n can be written as p/l अंडर रूट में t by mu. Got the point? Whereas usual इसमें अगर हम इस p फैक्टर को चेक करते हैं तो ये p फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ लूप्स है। फिर ये स्ट्रिंग जो है भले कितने भी मोड में वाइब्रेट करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर मोड्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड इस बात में है कि वायर की फ्रीक्वेंसी और फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का इंटर रिलेशन क्या है। Got the point?
यस Yes, sir. अब देखिए मैं इस बात को रिपीट करता हूं, यहां आपको परपेंडिकुलर पोजीशन समझ में आ गई कैसी है, एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज परपेंडिकुलर, ये समझ आ गया आपको? यस यस हाँ सर. इस पोजीशन को एक और नाम देते हैं हम लोग, इसको हम कॉल करते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से। और ये जो पैरेलल पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम एक और नाम देते हैं, हम इसे कॉल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से। तो समटाइम्स इन क्वेश्चन यू मे read a statement like the Mildy's experiment is arranged in transverse position, मतलब कि perpendicular position में अरेंज है। perpendicular position का सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग क्या लेना है, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सेम। पैरेलल पोजीशन का सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग क्या लेना है, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी की डबल। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन यहां पे क्रिएट करता हूं। मैं एक फॉर्क यूज करता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन है, और इसको मैं पहले परपेंडिकुलर पोजीशन में रखता हूं मिल्डीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, और मान लेते हैं कि मुझे P परपेंडिकुलर इतने नंबर ऑफ लूप्स स्ट्रिंग पर मिलते हैं। ठीक है, P परपेंडिकुलर इतने नंबर ऑफ लूप्स मुझे स्ट्रिंग पर मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं काउंट तो हमें पता नहीं, हम बस कहेंगे P परपेंडिकुलर। अब चलो मान लेते हैं कि मैंने वही ट्यूनिंग फॉर्क, सेम ट्यूनिंग फॉर्क अब क्या किया, पैरेलल पोजीशन में रखा। सेम ट्यूनिंग फॉर्क, क्या करना है, ऐसे होल्ड करूंगा, ऐसे रखूंगा स्ट्रिंग के साथ लगा के, तो ये पैरेलल पोजीशन हो गई। इसी फॉर्क को ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होंगे, तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन हो गई। तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क, खाली मुझे ओरिएंटेशन इसका चेंज करना है। तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, सेम विद द सेम फ्रीक्वेंसी, मैं पोजीशन ऑफ वर्किंग चेंज कर रहा हूं और मैं इसको पैरेलल बना रहा हूं। और चलो ये मानते हैं कि इसमें मुझे जो नंबर ऑफ लूप्स मिलते हैं वो P पैरेलल इतने मिलते हैं। अब बेटा सोचने की बात है, पहली एक्सपेरिमेंटेशन मैंने जिस फॉर्क से परफॉर्म की थी, दूसरी एक्सपेरिमेंटेशन भी मैंने उसी फॉर्क से परफॉर्म की। इसका सिंपल सा मतलब क्या ये माना जाएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम है? यस और नो? Yes, sir. अब बेटा सोचो, अगर परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखी गई तो ऐसी लिखी जाएगी ना, P परपेंडिकुलर 2L अंडर रूट में T बाई म्यू। और पैरेलल के लिए अगर लिखी गई एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला तो लिखा गया P पैरेलल अपॉन L अंडर रूट में T बाई म्यू। फॉर्मूले में फर्क तो सबको समझ में आता है। पैरेलल का फॉर्मूला देखो कैसा है, और परपेंडिकुलर का देख लो कैसा है। ठीक है, 2 का फर्क दिख रहा है दोनों को। अब करंट सिनेरियो में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। हाँ, नंबर ऑफ लूप्स अलग अलग बनेंगे, लेकिन ये दोनों फ्रीक्वेंसी में, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, क्योंकि मैंने एक ही फॉर्क से परपेंडिकुलर पोजीशन परफॉर्म किया और उसी फॉर्क से मैंने पैरेलल पोजीशन परफॉर्म की। नाउ व्हाट वी विल डू, ये सारे फैक्टर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी, आप देखोगे P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू P पैरेलल, which means P perpendicular is equal to 2 times of P parallel। इसका मतलब क्या है, what it means? yes, कोई हिंट? बात तो क्लियर हो चुकी है मेरी। इसका मतलब ये है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, किसी भी एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए number of loops in perpendicular position are 2 times double the number of loops in पैरेलल पोजीशन। सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, किसी भी एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए परपेंडिकुलर पोजीशन में बनने वाले लूप्स
पैरेलल में बनने वाले लूप्स के डबल होंगे। क्लियर हो रही है बात आपको ये? Yes, sir. सो बस इतनी 2-3 कंडीशंस हमें यहाँ पे आज समझनी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चंस मैंने देखा अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। However, the questions are very simple. If you just go through with these conditions, it is enough, sufficient है इतना। ओके, जैसे आइए पहले क्वेश्चन से काम शुरू करते हैं। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट है, 4 लूप बन रहे हैं, 4 लूप्स। ओके, तो लेट मी स्टार्ट सॉर्टिंग द डेटा। 4 लूप्स, तो पता चल रहा है P का वैल्यू जो है ना ये 4 हो गया। लेंथ, क्वेश्चन देखें ध्यान से, लेंथ दैट इज 1.2 मीटर। सॉरी, गो फॉर लेंथ 1.2 मीटर। मास, तो मास ऑफ द स्ट्रिंग की बात चल रही है, दैट इज 0.12 into 10 to the power -3 किलोग्राम। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क निकालना है। व्हेन इट इज इन विच काइंड ऑफ पोजीशन, व्हेन इट इज इन which position it is? Perpendicular position. However, tension is given to us, that is 0.01 kilogram weight का conversion 10 से multiply करोगे, so that will become 0.1 Newton. Okay. अब perpendicular position में कैलकुलेशन तो काफी सिंपल है। N is equal to P upon 2L under root में T by mu। अब P का वैल्यू है हमारे पास, लेंथ का वैल्यू है, टेंशन का वैल्यू है, एक चीज सिर्फ नहीं है और वो क्या है, म्यू। अब म्यू का एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। आप ही बताएं म्यू क्या होता है भाई? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। तो फिलहाल के केस में मास है 0.12 into 10 to the power -3 और लेंथ है 1.2। ठीक है, अब इसको अगर मैंने 1.2 कर दिया ना तो ये 10 to the power -4 हो जाएगा। 1.2 कैंसल आउट हो गया और स्ट्रेट वे हमें म्यू का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 10 to the power -4 किलोग्राम पर मीटर। तो अब आपकी जिम्मेदारी है भाई, इसमें आप डेटा पुटअप करो, आंसर निकाल लो। कर पाओगे आगे का ये? यस, मैनेजेबल है ना, कर सकते हो ना? यस सर। ओके, थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड करें। ओके, टेक द नेक्स्ट। In Meldy's experiment, tuning fork is arranged in parallel position. Now this is again an interesting point. Position बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। 6 लूप बन रहे हैं, तो डेटा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। P is equal to 6, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L गिवन है 7.2 मीटर, 10 ग्राम इतने वेट से स्ट्रेच किया, 10 ग्राम, सो दैट मेक्स 10 into 10 to the power -3 और वापस से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद ये हो जाएगा 10 to the power -1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। इतना टेंशन हो गया। ठीक है, ये 10 का मतलब मैं G से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। मास ऑफ द स्ट्रिंग भी हमको यहाँ पे गिवन है, कितनी है भाई मास ऑफ द स्ट्रिंग? 14.4 into 10 to the power -2 किलोग्राम। और फिर हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क निकालना है। यू हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। पोजीशन नोट कर लें, कैसी पोजीशन है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? यस, पैरेलल पोजीशन। पैरेलल पोजीशन का फॉर्मूला आप रिकॉल करें। इन जनरल बोला जाए तो पैरेलल पोजीशन में फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? स्ट्रिंग का डबल फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है ना। यस, ये देखिए, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अगर n है तो 2n करने पर मुझे फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लियर है? बाद में नीचे। ओके,
तो यहाँ पे अगर मैं पैरेलल पोजीशन के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखता हूं तो आई मे राइट 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। यहाँ पर भी हम एक ही बात पे रुकते हैं कि भाई म्यू कितना है, तो अगेन यू हैव द सेम सिचुएशन, म्यू इज इक्वल टू कैपिटल M बाई L। सो फर्दर कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसे मैनेज कर लें। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज 51, क्वेश्चन 51। अच्छा, नोट्स के हिसाब से मैं बात करूं तो 51 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अपने नोट्स में। ये in Mildy's experiment the tension in the string is 10 ग्राम weight। अच्छा, तो पहला जो टेंशन है ना वो 10 ग्राम वेट है। अब यहाँ पर मैं इसका कन्वर्जन नहीं करूंगा, रीजन आपको अभी समझ में आएगा। और इस 10 ग्राम वेट पर जो नंबर ऑफ लूप्स मुझे मिल रहे हैं वो 3 मिल रहे हैं। फाइंड द रिक्वायर्ड टेंशन, तो कितना टेंशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सच दैट के आपको नंबर ऑफ लूप्स चाहिए 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन मेल्डीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, कोई पोजीशन नहीं बताई हमको, पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, दोनों के लिए ये क्वेश्चन सूटेबल है। तो सिर्फ मुझे टेंशन को एडजस्ट करना है और लूप की जो काउंट है उसको चेंज करना है। तो बेटा कोई भी फॉर्मूला ले लो तुम कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या मैं फ्रीक्वेंसी, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ, इस फैक्टर को चेंज कर रहा हूं क्या? यस? नो सर। नहीं। हाँ, यहाँ पे P आना चाहिए, नंबर ऑफ लूप P आना चाहिए। मैं किन चीजों को अल्टर करने वाला हूं? P और रूट में T। तो एक काम करते हैं, P और रूट में T ये एक तरफ ले लेते हैं और बाकी जितना भी बचा 2L N म्यू सब दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो ये जो बाकी बचा वो पूरा फैक्टर ये कांस्टेंट माना जाएगा ना? यस और नो? यस सर। विच इटसेल्फ मींस कि P रूट T ये प्रोडक्ट कैसा रीड करना चाहिए हमको? कांस्टेंट। यस? करेक्ट है? समझ आ गई बात? ये P और रूट T को छोड़ के बाकी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे मैंने कांस्टेंट रखे हैं। तो P और रूट T का प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं तो ये 2L N म्यू रूट में म्यू ऐसा हो जाएगा। और ये जो भी वैल्यू निकलेगी ये तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि मैं इसको चेंज तो नहीं कर रहा हूं। करेक्ट? यस? यस सर। प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड, काहिली नहीं करें आप लोग, माइक ऑन करना बोलना। ओके, तो पता ही चलता है कि P रूट T ये फैक्टर पूरा कांस्टेंट है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं, P1 रूट में टेंशन T1 इज इक्वल टू P2 रूट में टेंशन T2। अब आप डेटा देख करके बताइए P1 यानी कि कितने लूप एक्सपेक्टेड हैं? 3। रूट वाला टेंशन कितना है? 10। रहने दो, 10 ग्राम में रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P2 कितना? 4। और T2 हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं इस टेंशन की वैल्यू को न्यूटन या डाइन्स में कन्वर्जन नहीं दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि इधर जो कन्वर्जन फैक्टर आएगा दूसरी साइड में भी वही कन्वर्जन फैक्टर आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अलग से कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब इसका स्क्वायर करें आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 16 इंटू T2। तो सिंपली T2 का आंसर हमको मिलेगा 90/16। बताएं आंसर क्या आता है? कितना आता है आंसर बताएं? 5.6। 5.6। ओके, ये 5.6 हो गया ग्राम वेट। यूनिट वही इस्तेमाल करें जो पहले तुमने दिया था। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने टेंशन को टेंशन के रेफरेंस में लिया। लेकिन एक बेसिक बात याद रखो
कि जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, जैसे मान लो इस तरीके से मैंने ट्यूनिंग फॉर्क अटैच किया था, ये स्ट्रिंग थी, ये पुली, और ये नीचे यहाँ पर मुझे टेंशन एक्चुअल में वेट की शक्ल में डालना है। यहाँ पे ये पैन है नीचे, और इस पैन में मैं कुछ वेट लगाते जाऊंगा। ठीक है, जैसे आप लोग बैलेंस में वेट लगाते हैं ना, वैसे आप वेट यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो जितना वेट आप यहाँ पे अटैच करते जाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे टेंशन बदलेगा। टेंशन अगर बदलता जा रहा है तो नंबर ऑफ लूप्स बदलेंगे। इस क्वेश्चन का थीम ये है। बाकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, अब बेटा एक बात समझना, एक और बात, यहाँ जो टेंशन का फैक्टर आता है ना, इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो इसके दो कंट्रीब्यूटर हैं। टेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाली दो चीजें हैं। जैसे यहाँ पे ये टेंशन टी आएगा, तो इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली दो चीजें हैं। एक है मास ऑफ पेन। अगर मान लो तुमने इसके अंदर कोई भी वेट नहीं रखा, तो पेन का अपना खुद का कुछ वजन रहेगा ना, उसका कुछ खुद का मास रहेगा ना, वो मास भी टेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, वेट या मास एडेड इन पेन। तो टेंशन में ये दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा। एक, इसमें अपना मास पेन का कितना है, दो, पेन में तुमने कितना मास ऐड किया। अगर इस पेन में का पूरा मास तुमने हटा दिया, पूरा वेट तुमने यहाँ पे हटा दिया, तो क्या टेंशन जीरो हो जाएगा? सोचें, पेन के अंदर का सारा एडेड वेट तुमने निकाल दिया, तो क्या टेंशन जीरो हो जाएगा क्या? नो। नहीं, वेरी गुड, जीरो नहीं होगा, क्योंकि पेन का जो वेट है ना, यहाँ पे जो बैलेंस तुमने रखा है, पेन जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसका खुद का कुछ वेट रहेगा, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत टेंशन यहाँ पे आ सकता है वायर पे। तो क्वेश्चन अक्सर थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए ऐसे सेट किया जाता है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन मेल्डीज एक्सपेरिमेंट व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एम्प्टी पेन। एम्प्टी पेन, एम्प्टी पेन मतलब टेंशन कौन दे रहा होगा? एम्प्टी पेन मतलब टेंशन किसकी वजह से आ रहा होगा? एम नॉट। एम नॉट मान लो क्या है? मास ऑफ पेन है। मैं यहां लिख देता हूं एम नॉट मास ऑफ पेन। अब मैं एम्प्टी पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब टेंशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? कैन यू जस्ट आंसर दिस? कौन टेंशन का प्रोवाइडर है व्हेन द पेन इज एम्प्टी? पेन। हाँ, पेन का खुद का वेट, या इन शॉर्ट कह लो पेन का खुद का मास। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कितने लूप्स मिल रहे हैं? 3। जब हमने उसमें 1 ग्राम ऐड कर दिया, ठीक है, तो नया टेंशन क्रिएट होगा। सेकंड सिचुएशन में तो पेन का अपना खुद का मास रहेगा, प्लस उसमें 1 ग्राम मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड है कि एवरी कैलकुलेशन इज इन ग्राम वेट। तो फिर ये नंबर ऑफ लूप्स कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स हो जाते हैं 2। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पेन का मास कितना है। अभी भी अगर आप गौर से देखोगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। सारा जो कंट्रोल हम कर रहे हैं नंबर ऑफ लूप्स के बनने के प्रोसेस में, वो टेंशन को चेंज करके कर रहे हैं। तो क्या हमारा कैलकुलेशन सिनेरियो अभी भी ऐसे चलेगा? P1 रूट में T1 इज इक्वल टू P2 रूट में T2, करेक्ट है? यस। अब P1 मतलब कितने लूप्स बने थे भाई? 3। पहले टेंशन किसने दिया था? सिर्फ पेन के मास में। बाद में कितने लूप्स बने? 2। बाद में टेंशन किसने दिया? m0 प्लस 1। 1 ग्राम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 या 5 ग्राम ऐड करते तो यहाँ पे हमको प्लस में 2 या 5 लिखना पड़ता। ठीक है, इस बात को क्लियरली समझें। अब इसे स्क्वायर करें, इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ m0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m0 प्लस 1। So this will become 9 m0 is equal to 4 m0 plus 4. छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है। 5 m0 is equal to 4. m0 is equal to 4 by 5. Therefore m0 is equal to कितना? 0.0
0.8. 8 एंड डू रिमेम्बर ये ग्राम्स में आएगा। इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको कोई यूनिट कन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कंडीशन पर आपको थोड़ा सा जोर देना है। लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। देखो इसको ट्राई करो जरा, और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में मैंने पूछा यहाँ पे। In Meldy's experiment, find the weight added in the pan if the number of loops changes from 4 to 2. तो हो सकता है बेटा कि पहले कुछ टेंशन था होगा, बाद में कुछ टेंशन आया है, पहले जो लूप्स हैं ये 4 हैं और बाद के जो लूप्स हैं ये 2 हैं। अब इनिशियल टेंशन जो है ये हमको बाकायदा इसने 1960 ऐसा डेटा में दे दिया, 1960 डाइन, ठीक है। लेकिन सेकंड जो टेंशन हम लिखेंगे ना वो हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ पैन प्लस एक्स्ट्रा मास जो हमने ऐड करना है इनटू जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाइन्स में दिया ना इसने हमने, तो मास ऑफ द पैन हमको अलग से दिया 1 ग्राम, उसमें कितना वेट तुम डालोगे यही तो पूछा है, एम निकालो। क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आया आपको? ऐसा नो? Yes, sir. ठीक। Meldy's experiment, find the weight added in the pan, मतलब मास निकालना है, ये कितना वेट तुमने ऐड किया। नंबर ऑफ लूप्स 4 थे, 2 हो गए, इनिशियल टेंशन 1960 डाइन्स था तो वो लिख लिया। लेकिन अगला जो टेंशन है वो तो हमें पता ही नहीं है ना कि कितने डाइन है क्या है, सिर्फ ये बताया कि मास ऑफ द पैन m0 1 ग्राम है। तो ठीक है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल टू 1 प्लस m इंटू 980 डाइन। अब आप सोच सकते हैं यार मैंने 980 क्यों लिखा, 9.8 क्यों नहीं लिखा, या 10 ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? सोचें जरा इस पे। CGS. यस, सीजीएस यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी इस पूरे प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या क्या है, टेंशन और नंबर ऑफ लूप्स। तो वी हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटी टू राइट P1 रूट में T1 इज इक्वल टू P2 रूट में T2। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, P1 का स्क्वायर T1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर T2, ऐसे भी चलेगा। बट मैं बेसिक फॉर्मूले से स्टकअप करना चाह रहा हूं, उसी पे अपने आप को रोक रहा हूं, मॉडिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा हूं। बेसिक फॉर्मूला हमको समझ में आता है, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना उसमें टेंशन रूट में है ना, इसलिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब P1 4 लूप्स हैं, कितना टेंशन था 1960 इज इक्वल टू P2 2 लूप्स हैं, यहां कितना टेंशन है 1 प्लस स्मॉल m जो कि हमने मास पैन में ऐड किया इनटू 980, स्क्वायर करें 16 into 1960 is equal to, this will become 4 into 1 plus m into 980। अब ये जो 980 फैक्टर है यहां से ये कटेगा 1960, ये 2 से कटेगा, क्या कहते हो, सही बात है। 16 into 2 this will become 32 is equal to 4 1 plus m, 432 भी कटेगा, कितना आएगा 8, करेक्ट है। 1 प्लस m, फाइनली m का आंसर क्या आएगा 7 ग्राम। आ रहा है कैलकुलेशन ठीक ठाक समझ में? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ठीक हो गया ना, सब कुछ सही है, ओके है? Yes, sir. अब मैंने दोनों तीनों वैरायटी रख दी, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेंशन भी दे दिया, मास ऑफ द पैन के प्रोस्पेक्टिव में पूछा, एक तरफ टेंशन का डायरेक्ट वैल्यू है और दूसरा मास का वैल्यू है, ऐसे भी पूछा। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा है।
इन अ ट्रांसवर्स मोड मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, ट्रांसवर्स मतलब कैसा मोड होता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, वेरी गुड. Meldys experiment, the frequency of the tuning fork and the waves in the string are in the ratio. ट्रांसवर्स बोर्ड में फॉर्क और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सेम होती है क्या 1:1/2 ऐसे कुछ रेशियो में होती है, या 1:2 ऐसे कुछ रेशियो में होती है? सेम होती है. करेक्ट है, बिल्कुल आसान सा फंडामेंटल क्वेश्चन है एकदम. ठीक है, आइए एक और देखते हैं. 55. In Meldys experiment, 3 loops are obtained when the string is stretched by a mass of 6 gram. In order to get 2 loops without changing the position of the fork, the weight to be placed in gram is simple. अब यहां मैं कोई टाइम पास नहीं करूंगा. P1 रूट में T1 is equal to P2 रूट में T2. 3 6 ग्राम का टेंशन, P2 2 कोई अननोन टेंशन, स्क्वायर करें. 9 into 6 is equal to 4 T2. Therefore, T2 is equal to 9 into 6 divided by 4. T2 is equal to बताएं. $13.5. 13.5. अच्छा, यहाँ कोई कन्वर्जन तुमको करने की जरूरत नहीं है. आप समझ पा रहे हो ना क्यों कन्वर्जन की जरूरत एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे? बिकॉज ये कंपैरिजन है. अगर मैं यहाँ के यूनिट को कन्वर्ट कर रहा हूं तो उतना ही कन्वर्जन फैक्टर मैं दूसरे साइड भी तो इस्तेमाल करूंगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा. सो इसलिए कोई कन्वर्जन इन पर्टिकुलर यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है. आइए एक और देखते हैं. अब ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, इसमें मास ऐड करने की बजाय हमको मास निकालना है. In Meldys experiment, the string vibrates in 4 loops when 50 gram weight is placed in the pan of weight 15 gram. तो देखो, पैन का वेट है 15 ग्राम. पहला जो वेट मैंने लगाया है उसके अंदर वो है 50 ग्राम, और मुझे P1 यानी कि 4 नंबर ऑफ लूप्स मिलते हैं. टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 6 लूप्स. अच्छा, तो P2 करना है मुझे 6. द वेट दैट हैज टू बी रिमूव्ड, कितना वेट निकालोगे बोला है, तो इसका मतलब पैन का वेट तो वही रहेगा, लेकिन पैन के अंदर कुछ वेट लगाओगे दूसरा. अब कैलकुलेशन वैसे ही करो. P1 रूट में T1 इज इक्वल टू P2 रूट में T2. P1 4 लूप्स, रूट में T1, ध्यान से देखो, M0 प्लस M1 इज इक्वल टू P2 6 लूप्स, रूट में T2 M0 प्लस M2, स्क्वायर करो 16 ब्रैकेट. M0 कितना है 15 प्लस 50 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया 36, 15 प्लस M2. ठीक है, कैलकुलेशन पूरा करते हैं. 16 इंटू 65 इज इक्वल टू 36, 15 प्लस M2. सॉल्व करके बताइए मुझे कि M2 कितना आता है. डू इट क्विकली. यस, सिक्सटीन इंटू 65 डिवाइडेड बाय 36, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 15 को माइनस करना है. तो M2 का क्या आंसर आ रहा है 13.8. 13.8. एग्जैक्ट है ना ग्राम. अब क्वेश्चन को बेटा केयरफुली पढ़ो. उसने बोला कितना वेट तुम रिमूव करोगे, निकालोगे. तो पहले कितना वेट था पेन में, ये समझने वाली बात है. पहले कितना वेट था पेन में
50 ग्राम, करेक्ट है ना। अब सेकंड अरेंजमेंट के लिए जो वेट की रिक्वायरमेंट है पैन में वो कितनी है, 13 ग्राम। तो मास रिमूव्ड अगर आप डेल्टा एम बोलते हो तो सिंपली आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, m1 माइनस m2, तो 50 माइनस 13.8, तो कितना मास रिमूव हुआ बताइए। चलिए जल्दी करिए। 36.5। 36.5। बट ये तो ग्राम में रिमूव हुआ है और हमारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे किलोग्राम में हैं। तो अगर इसी चीज को मैं किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं तो ये आ जाएगा 36.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और वेट अगर इसका हमें टेंशन का ही यूनिट देना है तो इस हिसाब से सोचा जाए तो वी हैव ऑप्शन सी एज आवर चॉइस। ओके, ठीक है। यस